जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे, जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे, आया तेरा ख्याल तो रुकना पड़ा मुझे। देखो, आमद तभी होती है अच्छी पोइट्री की जब आपके अंदर प्योरिटी है। तो जब आपकी वो प्योरिटी किसी भी रीज़न की वजह से आप नेम फेम के चक्कर में फंस जाते हो, ठीक है, तो जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो पोइट्री की क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। मेरे प्यार में अपनी खबर नहीं थी उसे, मेरे प्यार में देखा जो उसका हाल तो रुकना पड़ा मुझे। ये सर आपका ना एनर्जी लेवल और मोटिवेशन लेवल पे डिपेंड करता है। जब आप अपनी लाइफ में कोई नेगेटिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते तो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए आपके पास बहुत टाइम निकल जाता है। बिना कुछ आखे उसने अपने मन दे वर्तन विच पईयां सारियां खामोशियां, रुसवाइयां, उदासियां मेरी झोली विच पा दित्तियां। जदों ओ जाण लगा मैं भी चुप चपीते उसका हाथ फड़िया। अच्छा। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੀਸੇ ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਕੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਮੋੜਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਮੋੜਨਾ ਚੰਗਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। तो पेड़ की जो शाखाएं निकल रही हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, हर छोटी छोटी ट्विग अपना रास्ता बना रही है, किसी को ओवरलैप नहीं कर रही। ग्रो करने के लिए वो अपना अलग से रास्ता देख रही है। ये हम ही हैं ह्यूमन बीइंग्स जो एक दूसरे को काट के अपना रास्ता बना रही हैं। खुदा की रहमतों का इस्तियारा बन के आऊंगी, खुदा की रहमतों का इस्तियारा बन के आऊंगी, मैं तिनका ही सही लेकिन सहारा बन के आऊंगी। आप सुबह उठते हो और जब आप अपने काम पे निकलते हो, शाम को घर वापस आते हो, तो यू शुड बी फिल्ड विद अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि यार मैंने आज अपना ज़िंदगी का दिन जिया है, आज मैं कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेके आया हूँ। आपकी फुलफिलमेंट ही आपका मेन जो अचीवमेंट है लाइफ की। कहते हैं चंद शायर हैं इस शहर में जो मिल बैठते हैं, वरना लोगों में इतनी नफरत है कि दिल बैठते हैं। कहते हैं कि एक शायर जो होता है ना वो बात नहीं करता, वो अपने दिल की बात सुनाता है। कभी मौका मिले किसी शायर के साथ बैठने का तो उस मौके को गवाइएगा नहीं, क्योंकि उसके दिल को सिर्फ आप पढ़ पाएंगे। आज बात करने वाले उस शख्स से जिसने शायरी में अपना मुकाम हासिल किया और एक महिला होते हुए ना सिर्फ महिला काव्य मंच की वाइस प्रेसिडेंट हैं, बल्कि तहजीब नाम की द कल्चर ऑफ लव एक सोसाइटी है, उनके मेंबर भी हैं और गज़ल भी लिखती हैं। जी हाँ, अगर आपका भी मन करता है शायरी में और अगर आपको भी शेर पसंद है, अगर आपको भी लगता है कि शायरी जो है वो दिल की आवाज़ होती है, अगर आपको भी लगता है जो लिखते हैं वो दिल से लिखते हैं। अच्छा, कई बार हम लोग जब गाने सुनते हैं ना तो गाने सुन के भी हमें लगता है कि ये गाना लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा होगा और गाने वाले ने क्या सोच के गाया होगा, उस टाइम पे उसकी फीलिंग क्या रही होगी। और जब कलाकार तो उसकी फीलिंग को अपने ही रूप में ढाल लेता है, तब तक हमारे पास वो चीज़ पहुँचती है। आप सोचिए जब लिखने वाला होगा वो किस तरीके से लिख रहा होगा। बात करने वाले हैं छाया शर्मा जी से। मैम, स्वागत है हमारे शो में डिस्कशन डायरीज में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच अ वंडरफुल इवनिंग। मैम, डिस्कशन डायरीज हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ किया है और अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि गज़ल गाने वाले, शेर लिखने वाले शायर लोग, ये तो समझ लो जी कि पूरी दुनिया का भला कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो किसी के दिल को, अच्छा कहते हैं किसी को हंसा दिया तो उसे सबसे बड़ा दान कर दिया, किसी को खुश कर दिया तो उससे सबसे बड़ा दान हो गया वो, है ना जी? हाँ जी। किसी का मन खुश करना बहुत बड़ी बात है और लोगों का जो मन है वो कानों से ही खुश होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छा सुनना चाहते हैं। और ये आज के टाइम से नहीं, राजे महाराजों के टाइम से ही ऐसा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बड़ी बात
कोई लेडी होके आपने इस लेवल तक, इस मुकाम तक अपने आप को लेके आए, ये कैसे संभव हुआ? लेकिन उससे पहले एक लाइन में कौन है छाया शर्मा? छाया शर्मा को मैं अपने ही एक शेर में प्रेजेंट करूंगी, उसकी सारी शख्सियत को जो वो है जी। वो शेर है कि खुदा की रहमतों का इस्तियारा बन के आऊंगी, खुदा की रहमतों का इस्तियारा बन के आऊंगी, मैं तिनका ही सही लेकिन सहारा बन के आऊंगी। सो मैं जो भी हूँ, जिस भी कैपेसिटी में हूँ, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आसपास के लिए सहारा मीन्स मैं कुछ ना कुछ लव क्रिएट कर सकूं, एक जीने की उम्मीद अपने आसपास कर सकूं, हैप्पीनेस क्रिएट कर सकूं। यही है बस छाया शर्मा। ये जो आपकी संस्था है तहजीब, द कल्चर ऑफ लव, इसका तो मेन मोटिव ही मोहब्बत है जी। और यहाँ आपकी पर तो थीम मैंने हमेशा जब भी सुनी है, हाँ जी, वो लव के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर सुनी है। ऐसा क्या? बिल्कुल, क्योंकि मोहब्बत ही जो हमारी पूरी कायनात का सबसे बड़ा कानून है। वो मोहब्बत चाहे इंसानों से है, पक्षियों से है, जानवरों से है, वो नेचर से है, क्योंकि हम मोहब्बत से ही बने हुए हैं और मोहब्बत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान से भी है, मुझे तो बहुत है। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए हम जो भी करते हैं उसमें हर झलक जो है वो मोहब्बत की आती है। हर इंसान चाहता है उसको मोहब्बत मिले, तो हर इंसान को ये सोचना भी चाहिए कि मैं मोहब्बत करूं। तो मोहब्बत ही हमारा जो असली आइडेंटिटी है, इस अर्थ पे आने का हमारा मकसद ही है टू स्प्रेड लव। प्रेम के बारे में तो कई ग्रंथों पोथियों में भी लिखा हुआ है कि प्रेम ही सब कुछ है। और आपने तो इसको किताबों में लिखने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए, समझाने के लिए बहुत ही कोशिश करी और कई सालों से आप कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये कोशिश मुसलसल हमेशा चलती रहेगी। इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज कहाँ से लेके आते हो बाय द वे? नहीं, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं, ऐसा है कि जब आप अच्छे लोगों के साथ, अच्छे शायरों के साथ बैठते हो, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठते हो, कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा एक टाइम पीरियड था जब मुझे उर्दू के बेसिक वर्ड्स की मीनिंग भी नहीं पता थे। अच्छा। तो इधर उधर से, क्योंकि वो दौर ऐसा होता है कि आप अपने आप लगे हुए हो, आपका कोई मेंटोर भी नहीं है, ठीक है, तो आपने जो सोसाइटी में देखा तो आपने फटाफट से लिख लिया, चाहे उसका आपको मीनिंग पता है या नहीं है। मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मैंने एक दो बड़े बड़े लफ्ज ढूंढ लिए, लिख दिए, मुझे अब खुद भी मीनिंग नहीं पता था। तो जब मैंने पढ़ा, मुझसे मीनिंग पूछा गया, तो मेरे लिए बड़ी ह्यूमरस सिचुएशन थी। अच्छा, मुझे लगता है तो, कि कहीं ना कहीं इंटरनेट देख के भी बहुत सारे लोग शायर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेट से भी बहुत लोग शायर बन जाते हैं। वो एक भाग दौड़ बड़ी भरी शायरी होती है जिसमें सिर्फ इमिटेशन होती है, और कहते हैं ना नकल भी अक्ल से करनी चाहिए। कई बारी कुछ लोग जो नकल करते हैं वो अक्ल से नहीं करते। तो सबसे पहले चीज़ है, अगर हमने वाकई ही, क्योंकि जो पोइट्री है इसकी प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लोगों को इम्पैक्ट करना है, उनकी सोल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपके एहसास हैं, जो आपके अल्फाज हैं, वो बिल्कुल प्योर होने चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। हाँ, आपका अपना मन प्योर होना बड़ा जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी शायर लोग हैं या गज़ल लिखने वाले हैं, गाने वाले हैं, कम से कम ये बड़े प्योर होते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। चाहे वो सूफ़ी देख लें, सूफ़ी सिंगर्स की अगर आप बात करें तो, या आप उन लोगों की बात करें जो शेर व शायरी करते हैं, क्योंकि हमेशा उनमें एक ये उर्दू के वर्ड की बात आ गई, तहजीब पाई जाती है तहजीब पाई जाती है, और उसके बिना ये आगे बढ़ भी नहीं पाते, पॉसिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आमद तभी होती है अच्छी पोइट्री की जब आपके अंदर प्योरिटी है। तो जब आपकी वो प्योरिटी किसी भी रीजन की वजह से आप नेम फेम के चक्कर में फंस जाते हो, ठीक है, तो जब आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पोइट्री की क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। और लोग छेड़छाड़ भी बड़े करते हैं, काट पाट के इसका मामला उसके साथ चिपका दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो वही सारा मामला है, क्योंकि नेम एंड फेम चाहिए, उसमें भागने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए लोग ऐसा करते हैं। जुगाड़ू जो शेर व शायरी करने वाले भी बहुत हो गए, है ना। हाँ बिल्कुल। और इंटरनेट के जमाने में तो ज्यादा हो गए। क्या समझते हो इसे, चैलेंज या अवेयरनेस? नहीं, देखो चैलेंज तो है ही, लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर आप उर्दू पोइट्री देखो, आज भी बहुत अच्छी उर्दू पोइट्री हो रही है, और जो हमारी यंग जनरेशन है बहुत अच्छी
पोइट्री कर रही है, तो मुझे लगता है कि उनके होते हुए उर्दू पोइट्री को खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी हमें अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि जो भी लोग इस नेम एंड फेम के चक्कर में उर्दू पोइट्री की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उनको हमें ज़रूर एक राह दिखाने की ज़रूरत है। तो आपका कहने का मतलब है कि लैंग्वेज बैरियर है, उर्दू हमें सीखनी चाहिए पहले इफ़ यू वांट टू बिकम अ पोइट? देखो, ये बहुत, अगर मैं ये सोचूं कि अगर आपने बहुत इम्पैक्ट, आप पहले तो ये सवाल आता है कि आपने उर्दू के अल्फाज सीखने क्यों हैं, ठीक है, तो उसका आपका पर्पस क्या है। जैसे मैंने जो अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं, मुझे जब, आपको याद है वो हीरो वाली डायरीज आती होती थी पहले, तो छोटे होते मैं वो बहुत पढ़ती होती थी। वहां से वो मैं जब पूरे उर्दू के, हाँ, नीचे लिखे थे हीरो, शेर लिखे होते थे, वहां से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो वो जो लर्निंग का इंटरेस्ट था ना, उसके लिए मैंने वो सीखे। मेरा पर्पस वो था। मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं बड़े बड़े भारी भारी शब्द सीख के लोगों पर एक इम्पैक्ट डालूं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से सीखना चाहते हैं। आपके अंदर उर्दू शायरी को सीखने का जज्बा है तो ज़रूर सीखिए, उसमें कोई भी उसमें बुराई नहीं है। तो लेकिन आपका पर्पस क्या है, that defines that whether it is, शेक्सपियर ने कहा है, nothing is wrong and right, it is all about your experience। अच्छा, फिर किस एज में आके लगा छाया शर्मा को कि कवित्री छाया शर्मा बनना है? एक्चुअली मेरी लाइफ में सब कुछ एक डिवाइन डिज़ाइन की तरह हुआ है। मैंने खुद सोचा नहीं, अपने आप, क्योंकि देखो ज़िंदगी को जीने के मैं सोचती हूँ कि दो ढंग होते हैं, नज़रिए होते हैं। एक तो होता है कि स्ट्रगल के मैं ही सब कुछ करूँ, है ना, कि ये सिचुएशन मेरे हिसाब से हो जाए। दूसरा होता है आपका समर्पण। मतलब मेरी जो एक टेक्निक रही है लाइफ की, वो गॉड को समर्पित रही है कि एवरीथिंग इज डिजाइन्ड बाय हिम। हाँ, हार्डवर्क मैं ज़रूर करती हूँ, जो भी वो मुझे रास्ता देता है उस पर हार्डवर्क करती हूँ। तो ऐसे ही अगर मैं अपनी पोइट्री के सफ़र के बारे में बात करूँ, सिंस चाइल्डहुड आई हैड ग्रेट इंटरेस्ट। फिर जब मैं स्कूल में थी 9th-10th, तो वो टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने पोइट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई। मुझे आज भी याद है पंजाबी की कविताएं, खनगाही दीवा बाल दिए कि लोच दिए कि पाल दिए, कि रुस गया तेरा टोल कुड़े या सकड़ी तेरी चोल कुड़े, वो आज भी अंदर पोइट्री है। तो उसने बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में किसी पिछले जन्म का एक अंदर बीज पड़ा हुआ था। तो वो टीचर्स ने उसमें बहुत एक अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। तो उसके बाद मुझे याद है आई वॉज इन 6th क्लास, जब मैंने अपने आप ही, शायद मैं कहीं मार्केट जा रही थी तो मैंने वहीं अपने आप कोई किताब खरीदी थी। तो वो मुझे लगता है सब मेरे पिछले जन्म का कोई एक सीड था जिसकी वजह से मैंने वो ली। कुछ सफ़र मैंने वो करना था पिछले जन्म का इस जन्म में। तो फिर धीरे धीरे मैंने कॉलेज में मैं लिखती थी, लेकिन उसके बाद शादी में, मुझे लगता है शादी के बाद मैंने 10-12 साल पोइट्री बिल्कुल भी नहीं की। तो फिर जब मैं यहाँ लुधियाना शिफ्ट हुई, फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करती थी, मैं एक मैकेनिकल ज़िंदगी जी रही थी। okay? सुबह हो रही है, शाम हो रही है, यूं ही ज़िंदगी तमाम हो रही है। लेकिन बचपन से एक स्पिरिचुअल कीड़ा था मेरे अंदर। छत पे बैठ के, टेरिस पे बैठ के सितारों से बातें करना, मुझे लगता था कि उधर कोई वर्ल्ड है ऊपर, कुछ मेरा घर ऊपर है। मैं आज भी, मुझे ये महसूस होता है। तो फिर वो मेरी लाइफ इतनी मैकेनिकल थी। आई वॉज अर्निंग वेरी गुड। मैं BCA में पढ़ाती थी, शाम को मैं बहुत ट्यूशंस करती थी, 11th-12th को टीच करती थी। लेकिन मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि क्या यही जिंदगी है? क्या मैं इसीलिए अर्थ पे आई हूँ? इज इट दिस लाइफ दैट आई हैव कम ऑन दिस अर्थ? तो लेकिन कहते हैं ना कि जब व्हेन द डिसाइपल इज रेडी, गुरु अपीयर्स। तो फिर क्या हुआ, बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया कि मैं कन्याकुमारी गई। वहाँ पर विवेकानंद रॉक है, वहाँ पर मैंने प्रे की कि मुझे भी अपनी लाइफ का पर्पस जानना है। क्योंकि विवेकानंद शिकागो जाने से पहले वहाँ पर मेडिटेशन कर गए थे, 3 दिन गए थे। तो मैंने कहा कि अगर इस जगह में पावर है, स्पिरिचुअल पावर, तो मुझे भी मकसद चाहिए ज़िंदगी का। तो बाय डिवाइन डिज़ाइन फिर मैं विवेकानंद कोर्स में आई। फिर मैं विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के साथ कनेक्ट हुई। विवेकानंद पिरामिड जो एक जगह है, मतलब डिवाइन प्लेस है,
उसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि उसके बाद ही वो सारे लोग, वो सारी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई जो मुझे अपनी लाइफ पर्पस के साथ, जिन्होंने कनेक्ट किया, मुझे पोइट्री के साथ कनेक्ट किया, मुझे तहजीब के साथ कनेक्ट किया। तो मुझे मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी गज़ल भी कहूँगी। तो तब मैंने कनेक्ट होकर अपनी पहली पोएम, फिर मैंने 2018 में मैंने फिर दोबारा से आई थिंक आफ्टर 12 ईयर्स मैंने अपनी फर्स्ट पोएम फिर लिखी। दोबारा से वही छाया शर्मा वापस हाँ, आ गई। फिर वही पिरामिड ने वही छाया शर्मा वापस जो है आपके सामने खड़ी कर दी और वो कामयाब भी हो गई और अपना जो ड्रीम देखा था वो पूरा होता नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि अब तो इतना बाय गॉड्स ब्लेसिंग इतना मेरे आसपास सोर्सेज हैं, इतनी गाइडेंस है कि अब सारा दारोमदार मेरे पे है कि मैं कितना हार्ड वर्क करती हूँ, उर्दू पोइट्री के लिए कितना मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस है, मेरे पास अच्छे मेंटोर्स हैं। जनाब मुकेश आलम साहब हैं, जनाब असलम राशिद साहब हैं, हमारा जो तहजीब का ग्रुप है सभी बहुत ज़्यादा, चाहे वो अनिल भारती जी हैं, सुरेंद्र खन्ना जी हैं, अशोक धीर जी हैं, खरबंदा सर हैं, कोई भी हैं इसमें, हम सारे इतने ज़्यादा, जब भी हम बैठते हैं वो हमारा सत्संग होता है, वहीं से हमें सारी लाइफ के आइडियाज़ हम एक्सचेंज करते हैं, वहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, वहीं से इंस्पिरेशन मिलती है और वहीं से एनर्जी भी एलिवेट होती है कुछ करने की। फैमिली लाइफ का कैसे रहता है, इसके साथ साथ कैसे बैलेंस करते हो, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी है कि ना, बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड भी, मॉम भी, जॉब भी, तो कैसे बैलेंस कर लेते हो? हाँ, ये एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट तो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप इतनी दो नावों में सवार होना भी बड़ा मुश्किल होता है, और हमारे पास तो फिर, मेरे पास तो फिर 4-5 नाव और मल्टीपल है। ये सर आपका ना एनर्जी लेवल और मोटिवेशन लेवल पे डिपेंड करता है। जब आप अपनी लाइफ में कोई नेगेटिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, तो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए आपके पास बहुत टाइम निकल जाता है। क्योंकि अब आप देखो ज़िंदगी में क्या है, आप यहाँ सड़क पे अगर हम निकल जाएं, अगर हम लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली आप देखोगे मेजॉरिटी पीपल दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द नेगेटिव डिस्कशंस। बुरा हाल है लोगों का। हाँ, तो ये है कि हम अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करें और उनको पॉजिटिव परस्यूट्स में लाएं, तो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात करी छाया आपने कि अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देने वाली बात है। यस, एनर्जी सबके अंदर है बिल्कुल, लेकिन है, लोग गलत जगह पर उसे डायरेक्ट करके रखते हैं। यस, और फिर हम ग्रम्बल करते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो हम अपॉर्चुनिटीज मोहब्बत की क्रिएट नहीं करते। अगर हम वो हर एक छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज में मोहब्बत का आसार है। जनाब मुकेश आलम साहब का एक शेर है कि किसी दरवेश का किरदार लिए घूमती है, किसी दरवेश का किरदार लिए घूमती है, ये ज़मीं प्यार के आसार लिए घूमती है। हर जगह हर वक्त मोहब्बत के आसार हैं, बस हमारे अंदर एहसास होना चाहिए उस मोहब्बत को देखने का और मोहब्बत करने का दिल होना चाहिए। बहुत खूब। सच बताऊं, जितने भी टीवी में ये शेरो शायरी के शो आते रहे हैं आज तक, चाहे वो हास्य कवि सम्मेलन ही क्यों ना हो, और चाहे रिसेंटली एक टीवी पे शो आ रहा था, आपने भी देखा होगा, वाह वाह क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक भी एपिसोड मिस नहीं किया होगा। Wow, that's wonderful. That's great. And I'm feeling so blessed and lucky कि आज आपके साथ ये सारी चीजें सुनने का मुझे भी चांस मिल रहा है। नहीं तो कभी हम लोग Even it's my proud privilege also. नहीं तो मैं टिकट लेके आपको सुन रहा होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आपके फैमिली मेंबर ही हैं। तो मैम, फैमिली की बात हो रही थी, है ना? हाँ जी। कभी ऐसा होता होगा फैमिली में भी कि लड़ाई हो गई है पति के साथ, तो 2 शेर मुंह पे मारो और तो कुछ कह नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल होता है। पहले जैसे मैं पोइट्री जब मैंने शुरू की, तो उस टाइम तो फैमिली बड़ी इंडिफरेंट थी उसके लिए। मैं कमरे में बैठ के कर रही हूँ तो उनको लग रहा था पता नहीं क्या करती रहती है ना। जब मैंने गज़ल सीखनी शुरू की तो मैं वो बहर हम करते हैं, तख्ती करते हैं, तो बच्चे पूछते थे, हस्बैंड पूछते, क्या तुम ये सारा दिन 2-1-2-2 करती रहती हो, है ना। तो चलो एनी हाउ, जैसे जैसे मेरा सफ़र आगे बढ़ा तो उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुई। तो अब ये हाल है कि अगर
अगर कोई भी सिचुएशन होती है उसमें मैं कोई शेर कहती हूँ तो बच्चे भी वहां पर आके और शेर बोलते हैं, तो फिर हस्बैंड के अंदर भी ये हो जाता है एक शायर आपने घर पे और पैदा कर दिया। यस, तो वो भी ही इज ऑल्सो MA इन पंजाबी, तो उनको भी होता है कि अब मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तो वो भी जो भी उनको कोई जुमला या कोई भी छोटा मोटा उन्होंने सुना होता है तो वो जरूर मतलब बोलते हैं। तो मुझे ये चीज अपने घर में बहुत अच्छी लगती है कि हर बंदा, हाँ मेरे घर का टचवुड ये है माहौल कि जब कोई एक शुरू होता है तो बाकी भी शुरू हो जाते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छी शायरी पढ़ता है, 11th में है, तो बेटी 8th में है छोटे वाली, तो वो भी कंपटीशन करती है और वो भी उसी की तरह अच्छे अच्छे शेर पढ़ती है। तो ये इसके लिए मुझे बड़ा नाज होता है अपनी फैमिली पर। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है सड़क पे किसी से लड़ाई हो रही है, कोई गाड़ी ठोक दे, उससे बजाय कि पीटने के 2 शेर सुना दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सुनाओ भी ऐसे कि वो याद रखे। हाँ यही है, यही तो है, प्यार मोहब्बत शायरी सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। क्योंकि हम क्या है, अगर किसी के साथ सड़क पे जैसे आपने बोला लड़ाई हो गई, हम कहते हैं कि ईगो हम शो करते हैं कि मैं क्यों कैसे, लेकिन आप उसे 2 प्यार भरे शब्द बोल दो, एक अच्छा सा शेर बोल दो, वो बंदा एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो दिस इज एवरीबडी मस्ट ट्राई। अच्छा, कुछ सुनाएंगे आज? हाँ डेफिनेटली, मैं आज सबसे पहले आपको वो गज़ल सुनाऊंगी जिसका मेरी बेटी ने मुझे आते हुए बोला कि मम्मा ये आज गज़ल सुनाना। अच्छा, एक बार बताओ, जब कुछ सुनाने लगता है तो हम क्या कहते हैं? इरशाद? हाँ इरशाद। इसका मतलब क्या होता है? इरशाद मीन्स जैसे हम कहते, हाँ नहीं वेलकम नहीं, लाइक शुरू करिए। हाँ चलिए, इरशाद। तो बेटी ने बोला कि मम्मा आज ये उसकी फेवरेट है, रादर मेरी भी फेवरेट है, और ये वो गज़ल है जिसको बहुत मोहब्बत मिली है, तो मैं आज वही गज़ल सबसे पहले आप सब लोगों से पढ़ूंगी। जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे, जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे, आया तेरा ख्याल तो रुकना पड़ा मुझे। इस इश्क के सफ़र में तवक्को की धूप थी, इस इश्क के सफ़र में तवक्को की धूप थी, चलना हुआ मुहाल तो रुकना पड़ा मुझे, चलना हुआ मुहाल तो रुकना पड़ा मुझे। अपनी खबर नहीं थी उसे मेरे प्यार में, अपनी खबर नहीं थी उसे मेरे प्यार में, देखा जो उसका हाल तो रुकना पड़ा मुझे। दुनिया के साथ चलने में खुद से बिछड़ गई, ये हम सबके साथ होता है जी। दुनिया के साथ चलने में खुद से बिछड़ गई, आया नजर ये जाल तो रुकना पड़ा मुझे। पत्थर मिजाज शख्स की आंखों में अश्क थे। वाह, ये शेर मैंने अपने हस्बैंड के लिए पढ़ा था। समझ में आ रहा है। ये नेशनल लेवल का मुशायरा था, तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए पढ़ा था ये शेर। शख्स की आंखों में अश्क थे, ऐसा हुआ कमाल तो रुकना पड़ा मुझे। क्योंकि ये बात मैंने वहां भी कही थी, क्योंकि हर औरत ना जिंदगी में एक बार तो जरूर कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो फिर जब ये चीज होती है ना, सामने वाला जब उसकी आंखों में अश्क आ जाते हैं हस्बैंड, तो हर औरत अपना इरादा बदल दे लेती है। तो पत्थर मिजाज शख्स की आंखों में अश्क थे, ऐसा हुआ कमाल तो रुकना पड़ा मुझे। मेरा सफर था उसकी खामोशी के इर्द गिर्द, मेरा सफर था उसकी खामोशी के इर्द गिर्द, उसने किया सवाल तो रुकना पड़ा मुझे। जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे, आया तेरा ख्याल तो रुकना पड़ा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे मैनेज कर लेती हैं ये सारी चीजें? लिखती कब हैं? टाइम कब मिलता है? टाइम तो आपको निकालना पड़ता है, वक्त की जेब से आपको लम्हे चुराने पड़ते हैं। अरे वाह, ये छोटी सी लाइन में तो आपने पूरी फिर कविता बोल दी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि वक्त आपको कोई एक तोहफा देगा तो वो मुश्किल होता है, आपको ही चुराना पड़ेगा समय। और वो आप कैसे मैनेज करते हो, ये दिस इज ऑल योर एनर्जी मैनेजमेंट एंड योर टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, जब आए थे चाय पी रहे थे ये शो शुरू होने से पहले ना, कुछ तस्वीर वाला बता रहे थे, तस्वीर से शख्स में बड़ा मस्त था, क्या था वो? हम हमारी तहजीब की मीटिंग चल रही थी, पूरा शेर मुझे याद नहीं, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। क्योंकि बात ये हुई थी कि क्या पोएट्री में बहुत जो हैवी वर्ड्स हैं वो चाहिए। जैसे सर ने पूछा था कि मेरे को बड़े बड़े शब्द नहीं आते लेकिन मैं पोएट्री करना चाहता हूँ,
जो पोएट्री है वो बहुत सिंपल वर्ड से भी हो सकती है। क्लियर, आपका ख्याल उम्दा होना चाहिए, आपका एहसास उम्दा होना चाहिए। तो वो शेर था कि मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी और वो भी तस्वीर से बाहर निकल आया। अरे वाह, सच में। वो जो कहते हैं वो, जैसे शाहरुख खान साहब ने कहा था एक मूवी में कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से जिसे चाहो कि पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाए। बिल्कुल सच है, और ये सच्चियत है जिंदगी का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखो ये आपकी हम कहते हैं ना कि हमारा थॉट प्रोसेस है ना सर, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बाहर से तो हम बड़े गुडी गुडी अपने आप को शो करते हैं, अच्छा बोलते हैं, मैं आपके पास आई हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ तो हर बंदे की कोशिश होती है कि हम गुडी गुडी बोले, है ना। तो लेकिन रियलिटी में हमारे माइंड के अंदर कैसे, क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि जिस तरह के हमारे थॉट्स होंगे उसी तरह हमारे एक्शन होंगे, उसी तरह की हमारी पर्सनालिटी होगी और उसी तरह की हमारी लाइफ होगी, रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। हाँ, रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थॉट्स की इम्पोर्टेंस को मैं बात करती हूँ कि मुझे एक शेर याद आ रहा है अजहर इनायती साहब का, कि कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही, कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही, फिर ये हुआ कि वो मेरे लहजे में आ गया। अरे वाह। तो हम किस तरह की गुफ्तगू करते हैं अपने आप के साथ, जो हमारा सेल्फ टॉक है वो कितना पॉजिटिव है, कितना प्रोडक्टिव है, उतनी आपकी लाइफ पॉजिटिव प्रोडक्टिव है। अब जैसे आपने बात की कि पोएट्री के लिए टाइम निकालना, टाइम एक्स्ट्रा ठीक है, थोड़ा सा आपको पेन डाउन करने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पोएट्री जन्म लेती है आपकी सेंसिटिविटी से, आपकी ऑब्जर्वेशन से। आप कहीं आ जा रहे हो तो आप जिंदगी को देख रहे हो, जिंदगी को फील कर रहे हो, तभी शायरी हो रही है। अच्छा, तो एक पोइट बनने के लिए मुझे लगता नहीं बन पाता है कोई, है ना। ये तो गॉड की ब्लेसिंग ही होती है, जो भी है ना। ब्लेस्ड होते हैं जो लोग, जिन लोगों को शब्दों का खेल खेलना आता है। रियलिटी ये है। लेकिन क्या ट्रेड्स होते हैं एक अच्छे पोइट के? आपको क्या, देखो, आप तो रहे इन सब लोगों के बीच में हो, तो आपको कैसे पता लगता है कि इंसान भी अच्छा है? हाँ, ये सबसे पहले तो जो अगर अच्छा पोइट है उसकी सेंसिटिविटी का जो ग्राफ है वो काफ़ी हाई होगा, क्योंकि वो जो भी अपने आसपास देखता है उसको महसूस करता है, जबकि जो दूसरा एक आम इंसान है वो वहाँ से गुजर जाएगा। अब जैसे हम अभी तहजीब की हमारी मीटिंग चल रही थी, तो हम जनाब मुकेश आलम साहब एक बात कर रहे थे कि मैंने देखा कि एक जो पेड़ है, तो पेड़ की जो शाखाएं निकल रही हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, हर छोटी छोटी ट्विग अपना रास्ता बना रही है, किसी को ओवरलैप नहीं कर रही। ब्यूटीफुल। ग्रो करने के लिए वो अपना अलग से रास्ता देख रही है। ये हम ही हैं ह्यूमन बीइंग्स, जो एक दूसरे को काट के अपना रास्ता बना रहे हैं। तो ऐसी चीज एक पोएट, सेंसिटिव पोएट ही नोट कर सकता है। आम आदमी तो वहां जाएगा, पेड़ के पास सेल्फी लेगा और चला जाएगा। ये फर्क होता है एक अच्छे पोएट में और एक इंसान में। कवि का नजरिया, उसकी ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ बड़ी माइन्यूट होती है और वही उसकी शायरी में उतरती है। अब आपने शायर बनने की बात की है, जब हम बनना वर्ड करते हैं ना तो उसमें एक मैकेनिज्म आ जाता है। हर इंसान एक पोएट होता है, हर इंसान, क्योंकि पोएट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स, इमोशंस, वो सबके अंदर है, सबके अंदर है। लेकिन आप कितना आसपास को देखते हो, आप महसूस करते हो और कितना पेन डाउन करते हो। बाकी शायर जहाँ तक होने की बात है, वो आपने सॉन्ग सुनाए होगा ना कि मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई। तो लोगों को देख के भी शायरी आ जाती है। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, वो देखना, वो गाने में चाहे उसने अपनी महबूबा के लिए बोला हो, लेकिन मैं उस महबूबा को नाम देती हूँ जिंदगी। हाँ, सही बात है। जो इंसान जिंदगी को देखता है, महसूस करता है, जीता है, उसको शायरी आ जाती है। अच्छा, आपको याद होगा कि मेरा तो हमेशा काफी सालों से डायलॉग रहा है और इस बार तो आपके साथ भी मैच कर गया कि जिंदगी जीनी है, बिल्कुल काटनी नहीं है हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिंदगी का हर पल जीना है जी। जो मन में आया और जो अच्छा है, जो एथिकल है, जो मॉरल वैल्यूज को क्लैश नहीं करता, वो सब करना है। बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि आप सुबह उठते हो और जब आप
अपने काम पे निकलते हो, शाम को घर वापस आते हो, तो यू शुड बी फिल्ड विद अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि यार मैंने आज अपना जिंदगी का दिन जिया है, आज मैं कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेके आया हूँ। आपकी फुलफिलमेंट ही आपका मेन जो अचीवमेंट है लाइफ की। अच्छा, वैसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ ना, एक पर्सनल सा टॉपिक है, क्या कोई लेमैन जिसने कभी शायरी ना करी है, ना सुनी है, लेकिन बनना चाहता है, चाहता है, जैसे आपने बताया कि सबके अंदर शायर होता है, क्या बन सकता है? हाँ, पॉसिबिलिटीज लाइफ में हमेशा रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा, एक सच बताऊं, आज से ना काफी साल पहले, 4-5 साल पहले या शायद 10 साल पहले, आई हैव बीन सर्चिंग ऑन इंटरनेट दैट हाउ टू बिकम ए शायर। ओके। कि मैं सोचता था कि ऐसा कोई कोर्स होना चाहिए, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री होनी चाहिए जो आपको शायर बनाए। हाँ, नहीं, वो जो डिप्लोमा डिग्री हो सकती है ना, वो आपकी स्किल्स को होन करने के लिए हो सकती है, स्किल्स अच्छा। को पॉलिश करने के लिए हो सकती है। अब जैसे आपने बात की एक लेमैन की, एक लेमैन भी पोइट बन सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी पोइट्री पढ़े, है ना, जो अच्छे पोइट्स हैं उनको सुने, वो धीरे 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 उसके अंदर वो पोइट्री की जो लैंग्वेज है, वो डिक्शन है, वो अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर उसके सबसे पहले अगर उसने ये सोचा कि मुझे बनना है, इट मीन्स उसके अंदर वो बीज पड़ा है, तो बीज को अगर वो पानी देगा धीरे 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 धीरे, तो वो पेड़ बनेगा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैंने 12-13 साल बिल्कुल पोइट्री नहीं की, मुझे लगता था आई वाज फिनिश्ड, मैं खत्म हूँ। आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत कोशिश की 2-3 साल कि मैं पेन पकड़ती थी, कुछ भी नहीं लिखा जाता था, तो लगा था फिनिश है। लेकिन जब मैं फिर वैसे एनवायरनमेंट में आई, तो फिर से दोबारा से बना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं बात हो रही थी लैंग्वेज पे, है ना? हाँ जी सर। आपने 10वीं की एक कविता सुना दी, हाँ जी। मालूम है हजारों नहीं लाखों में से कोई एक बच्चा होगा हाँ जी, जो 10वीं की हुए को भी 20 साल हो गए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको वो याद होएगी कविता। हाँ बिल्कुल सही ये बात सिर्फ है। इंटरेस्ट और प्यार की बात है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर है कोई? नहीं सर, एज सच लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि जैसे मेरी लाइफ की जर्नी ऐसी रही है कि मैं टिल 8th क्लास, एज आई टोल्ड यू, आई वाज इन अ विलेज, तो पंजाबी तो बिल्कुल मेरे अंदर थी। हाँ। उसके बाद मैं टाउन में शिफ्ट हुई, तो हिंदी वहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू लुधियाना, फिर मैंने अपनी चंडीगढ़ भी मैंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की, अपनी एमएड वगैरह की, तो मैंने सारी लैंग्वेजेस को असिमिलेट किया, और कल्चर भी सारे देख लिए। हाँ, कल्चर मैंने सारे विलेज देख का लिए, देख लिया, टाउन का भी, बड़े शहर का भी, मेट्रो का भी, सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कह लो भी घाट घाट का पानी पी लिया, पानी पी लिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी वो पोएट्री में उस चीज़ का भी इम्पैक्ट आ जाता है। पंजाबी में सुनाएंगे कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पंजाबी पोएट्री पे सर, मेरे पंजाबी कल्चर का बड़ा इम्पैक्ट रहता है। जैसे मेरी एक कविता है, मुझे बड़ी पसंद है वो, पता नहीं खौरे केड़ी गल्लों वो कुछ खफा होके मेरे दर ते आया। अच्छा। पता नहीं खौरे केड़ी गल्लों वो कुछ खफा होके मेरे दर ते आया, बिना कुछ आखे उसने अपने मन दे बर्तन विच पईयां सारियां खामोशियां, रुसवाइयां, उदासियां मेरी झोली विच पा दित्तियां। बिना कुछ आखे उसने अपने मन दे बर्तन विच पईयां सारियां खामोशियां, रुसवाइयां, उदासियां मेरी झोली विच पा दित्तियां। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੀਸੇ ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਕੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਮੋੜਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਮੋੜਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਦੇ ਸਾਗ ਧਰਨਾ, ਕਦੇ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਦਾਦੀਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਆਈਏ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਅਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰੂੰ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂ।
मेरे ना कोई अच्छा करेगा तो मैं अच्छा करूं, मेरे ना कोई माड़ा करेगा तो मैं माड़ा करूं। लेकिन कभी कह रहा है, कभी कह रहे हैं कि मेरी रेसिप्रोकेशन डिफरेंट है, मेरे पास जो है मेरे कोल मुहब्बत आ, मेरे वो कोल दूंगा। सुकून आ, मेरे कोल खुशियां ने, तू मेरे बर्तन 'ਚ जो मर्जी पा दे, मैं तेनू यही वापस करना। वैसे भी किसी ने खूब कहा है कि आप दूसरे इंसान को वही दे सकते हैं जो आपके पास है, हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल, आपके पास है नहीं। अगर आपके पास मोहब्बत है तो आप मोहब्बत दोगे, हाँ बिल्कुल, फूल है तो फूल दोगे, कांटे पत्थर है हैं तो तो पत्थर दोगे, हाँ, कांटे हैं तो कांटे दोगे। बिल्कुल। क्या कहोगे इस पे? मेरा एक शेर भी है, मुझे जो आपने बात की कही कि पहले मैं शेर का सॉरी गज़ल का पहले मतलब पढ़ती हूँ। मेरी आँखों की तरफ ख्वाब रवाना करके, मेरी आँखों की तरफ ख्वाब रवाना करके, वो मेरी नींद उड़ा देगा बहाना करके। ये भी मुमकिन है कोई तीर उधर से आए। अच्छा। सोसाइटी में चलते रहते हैं ना आई तीर नो, अपनों से। आई नो। ये भी मुमकिन है कोई तीर उधर से आए, फूल तो फेंकते हैं उसको निशाना करके। अरे वाह, बहुत तो खूब। ये आपकी चॉइस है, तीर तो चलते रहेंगे लेकिन आपने क्या वापस देना है, दैट इज एंटायरली योर चॉइस, एंटायरली योर चॉइस। हाउ डू वी लुक एट द थिंग्स, क्योंकि कोई भी जो आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपकी ग्रोथ के लिए है, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए आपके है। बेनिफिट के लिए है। हाँ, ये इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सपेक्टिव, हाउ डू यू लुक एट इट। आप कहीं ना कहीं सारी चीजें, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करिए ना, हाँ। अब सबकॉन्शियस माइंड की बात कर लेते हैं, उनसे भी रिलेटेड है। हाँ। कहीं ना कहीं आपको आपका एक रोल सबकॉन्शियसनेस के ऊपर काम करने पर भी रहा है। कहीं ना कहीं आप मोटिवेशनल स्पीकर भी मैंने देखा है, काफी जगह पर आप रहे हैं। तो उस चीज को कैसे रिलेट करते हैं और कैसे मोटिवेट करते हैं खुद को और सोसाइटी को? हाँ, सबसे पहला जो काम है ना, वो तो सबसे पहला अपने आप को मोटिवेट और अपने आप को खुश रखना है, वो बड़ा जरूरी है। और सेल्फ लव। हाँ, सेल्फ लव। अगर कोई ये कहता कि नहीं जी मेरी लाइफ का तो मेन मकसद लोगों को खुश करना ही है, लेकिन जब आपके अंदर खुशी नहीं है तो आप नहीं दे सकते किसी को खुशी। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद के लिए है। आप खुश हैं तो आपका आसपास खुश है, आपका परिवार खुश है। आप ये कहते हो कि वो मुझे नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करते हैं इसीलिए मैं दुखी रहती हूँ, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर छोड़ देते हो। बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू आर फिल्ड विद लव यू कैन मेक एनीबडी लव्ड अराउंड यू। अपनी खुशी के लिए हाँ, खुद जिम्मेवार है। बिल्कुल बिल्कुल, 110%। जैसे कहते हैं सवारी अपने समान दी जिम्मेवार है, अपने समान दी जिम्मेवार है। तो हर इंसान अपनी खुशी लिए खुद जिम्मेवार है। सही बात है, लोग तो हैं दुख हाँ, देने तो के लिए। सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हमारा ये पहला जन्म तो है नहीं। आज तक हमने, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं बुक्स काफ़ी पढ़ती हूँ, तो जो ब्रायन वेज हैं उन्होंने बहुत इस पे काम किया है पास्ट लाइफ्स पे, कि हम बहुत जिंदगियां जी के आए हैं। यहाँ पर अर्थ पे जब हम आते हैं तो हम अपना सारा सोल प्लान भूल जाते हैं। एक्चुअली जब वहाँ होते हैं तो हम बड़ा एक, जैसे मेरी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है, तो मैंने बड़े बड़े चैलेंज लिखे हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आके हम, क्योंकि ये सभी हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि माँ दी कोख तो बाहर आंदे ही इंसान सब कुछ भूल जाता है। क्लियर? हाँ, तो वो हम भूल जाते हैं अपना सोल प्लान। तो क्योंकि हमने पिछली जन्म में जो लेसन्स नहीं सीखे, मान लो मैंने पिछली लाइफ में किसी में फॉरगिवनेस नहीं सीखा, तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस बार बार आएंगे जहां मुझे फॉरगिवनेस सीखना ही सीखना है। तो मेरा कोई पीछे कोई ऐसा काम छूटा है तो मुझे इस जन्म में करना ही करना है। तो मेरी जो मेरी लाइफ है उसमें मुझे लगता है जैसे फॉरगिवनेस बहुत हाई लेवल की है। अच्छा। बड़े बहुत ही हाई लेवल की है। ये मुझे लगता है इस जन्म में तो मैंने सीखी नहीं। इतने लेवल की है कि बहुत ऐसी सिचुएशंस हुई हैं कि यहाँ पर फॉरगिवनेस आप सोच भी नहीं सकते थे। इतनी पेनफुल सिचुएशंस मेरी पर्सनल लाइफ में रही हैं कि यू कैन नॉट थिंक दैट यू कैन फॉरगिव द पर्सन। बट मुझे कभी कोशिश नहीं करनी पड़ी, फॉरगिवनेस थी। तो फिर मैं सोचती हूँ वो मेरे किसी पास्ट कर्मा का, मेरा जो मेरी सबकॉन्शियस में पड़ा है वो काम कर रहा है, मैं नहीं काम कर रही। शर्मा मुझे एक शायरा नहीं लग रही है इस टाइम पे, मुझे एक स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल स्पीकर लग रही है। कहाँ तक रिलेटेड है ये शायर और स्पिरिचुअलिज्म? कहीं लगता है ना ये सब पैरेलल चलता है, इंटररिलेटेड है ना? हाँ, इंटररिलेटेड है। ये कोई अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है मेरी। और स्पिरिचुअलिज्म के बिना तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है दुनिया, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वी आर नॉट द फिजिकल बीइंग्स,
who have come here to experience spirituality. अच्छा We are spiritual beings who have come here to enjoy the physical world My and to learn lesson. This earth is a school. Actually हमने ना हमारी इक्वेशन ऑपोजिट हो गई है, तो हम स्पिरिचुअल बीइंग्स, क्योंकि सोल ब्रायन वेस की मैंने बात कर रही थी, तो सेम सोल मैनी बॉडीज में उन्होंने बहुत लोगों के रियल एक्सपीरियंस, बिकॉज वो डॉक्टर थे, एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया इस चीज़ पे, और पास्ट लाइफ की इतनी इतनी स्टोरी, लोगों की रियल स्टोरी, ऑथेंटिकेटेड स्टोरी उन्होंने अपनी बुक्स में राइटअप्स ने लोगों को क्लियर किया है कि हम बहुत जन्मा की हमारी एक जर्नी चल रही है, ठीक है। जितने आज अगर पोएट्री की बात करूं तो वो मेरे किसी पिछले जन्म में मेरा बीज पड़ा था, ठीक है, तो वो हमारा चलता रहता है। तो अगर हम ये चीज़ को समझ लें ना, तो कोई चीज़ हमें दिक्कत नहीं देती, सही है। तो तब हम किसी को जज नहीं करते। अगर मैं ये कर लूँ कि मान लो मेरे साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, मुझे बस ये देखना कि मेरे लिए सीखने में क्या है इसमें, तो मैं वो लेसन ले लूँगी, मैं आगे बढ़ जाऊँगी। अगर मैं ये सोचूंगी कि मेरे साथ ही क्यों, अब आप देखो लोगों का डायलॉग क्या होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, बंदा यही कहता है ना, ये कितना कॉमन डायलॉग है ना कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, ये 100% लोगों की लाइफ का सब, मैं सब ना चंगा कर दिया, मेरे नाल ही माड़ा हुंदा, है ना। तो पहले तो मुझे ये हंसी आती है, भाई तुमने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दी है कि तुम ही हो सिर्फ जो अच्छा करते हो, और लोग सारी तुम्हारे साथ गलती करते हैं, ये नजरिया है, ठीक है। तो अगर तुमने अच्छा किया, मैंने आपके साथ अच्छा बिहेवियर किया, वो मेरी चॉइस थी, आपने तो मुझे कंपेल नहीं ना किया था, यू डिडंट कंपेल मी टू बी गुड विद यू, दैट वाज माय चॉइस, मेरी चॉइस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो फिर मैं एहसान क्यों कर रही हूँ आप पर, किस चीज का एहसान है वो, कोई एहसान नहीं है वो, तो फिर हम बाद में जताते हैं कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया। इवन के इन वेरी क्लोज रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, बच्चों को जताने के लिए बैठे हैं कि मैंने ये तो किया, जब पेरेंट्स होते हैं तो ये कहते हैं, बच्चों को कहते हैं हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की भी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वर्ड आता है ना, तो उसमें वजन आ जाता है बहुत ज्यादा। हम अपनी मोहब्बत के लिए अगर कहेंगे ना, करेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, ये चीज होती है। तो इसीलिए ताना बाना आज सोसाइटी का बहुत इसीलिए खराब हो गया है, बिगड़ा भी इसीलिए हुआ है क्योंकि लोग सुनाते जाता है और लोगों की दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। हाँ। और तो एक्सपेक्टेशन है कि सभी लोग मेरे लिए करें, मैं किसी लिए कुछ ना करूं, जबकि ये गिव एंड टेक है, वही है ना। अब जब ईश्वर आपको, देखो सबके साथ अच्छी बातें भी तो होती है ना, सबके लोगों में खुशियां भी आती हैं, जब खुशियां आती हैं तब तो कोई कहता नहीं मुझे ही क्यों, मेरे पड़ोसियों को क्यों नहीं, भाई मेरे पास आज इतनी एक बड़ी गाड़ी आई है, तो हाय, तो ये तो सोचा नहीं कि हाय भगवान तू मेरे पड़ोसियों को भी ये गाड़ी दे दे, वी डोंट थिंक दैट। लेकिन जब हमारे पास गम आता है तो तब हम सोचते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। तो देयर वाज अ किंग, तो वो किंग के साथ उनका एक हमेशा ही एक जैसे उनका दरबारी उनके साथ हमेशा रहता था। तो एक बार वो जंगल से जा रहे थे, तो वहाँ से राजा ने एक अपना एप्पल तोड़ा। तो वो जो उनके साथ उनका दरबारी था, तो उसने उसकी स्लाइस काट के दी कि इसको टेस्ट करो, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ ऐसे करता था। तो उसने एक स्लाइस खाई, ठीक है, और स्लाइस खाने के बाद उसने कहा कि ये मेरे को और स्लाइस दे दो, राजा का बोला। तो राजा ने दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, चौथी दे दी। तो राजा को लगा कि ये वाकई में बहुत फल मीठा होगा, जो ये सारा ही सेब खाई जा रहा है। हाँ। तो उसने कहा कि राजा ने छीन ली, उसने कहा कि नहीं ये बहुत मीठा होगा, मुझे दो ये। तो जब राजा ने खाया तो वो बिल्कुल उसका टेस्ट जहर के बराबर, इतना कड़वा। तो राजा बड़ा हैरान हुआ कि तुमने इतनी सारी, तुम्हें पहली स्लाइस लेते ही पता चल गया था कि इतना कड़वा है, इतना जहर है इसमें भरा हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता आपके हाथों मुझे इतने आज तक ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतना कुछ मिला है, क्या हुआ कि आज आपके लिए मुझे एक कड़वा सेब खाना पड़ गया। कितने मीठे फल खाए हैं, मीठे फल मीन्स उसको कितना राजा का प्यार दुलार, कितनी चीजें मिली हैं, क्या हुआ अगर आज मुझे एक कड़वा फल खाना पड़ गया आपके लिए? एक सच बात बताना, सत्संग करता तो नहीं हो आप? सच बताओ। नहीं, ये अंदर ही है सब कुछ, मुझे नहीं पता, मैं आई हैव नेवर थॉट ऑफ।
ये सारा स्पॉन्टेनिटी से आ रहा है, क्योंकि मेरा मकसद, मेरा सपना यही है एक, और मैं अपने वर्क प्लेस पे भी सब लोगों को, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे मेरा स्पोर्ट्स स्टाफ है, मैं बस उनको सुबह से शाम तक एक ही बात कहती हूँ, खुश होके जियो, खुश रहो, जिंदगी जियो, खुश होके जियो। बस मतलब मुझे होता है कि नहीं, सारे लोग यहाँ पर अपने एक प्लान को समझे। देखो चैलेंजेस, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं रहे, बहुत हैं, दुनिया में आए हैं तो बहुत चैलेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी चॉइस आपके हाथ में है, चॉइस इज इन योर हैंड। समझना तो आपको है कि कैसे जिंदगी को जीना है, और जिसको समझ में आ गया वो जिंदगी जी गया। बिल्कुल। अब वही है, जैसे पोइट्री की बात करें, मैं इस क्योंकि आपका मैंने देखा है कि मेरा यहाँ पर आने का एक सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं इस मंच से लोगों से कुछ एक ऐसी चीज़ें बातें कर पाऊँ जो किसी ना किसी के दिल को छू जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम सोचें कि हमने 100 इंसानों को बदलना है, बदल तो हम किसी को नहीं सकते, लेकिन बदलना सबसे पहले हम बदलते हैं तो सब धीरे 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 आपके जो भी आसपास हैं उन पर थोड़ा इम्पैक्ट होता रहता है। अगर आपकी 100 बातों से एक इंसान के दिल, अगर आपकी 100 इंसानों में एक इंसान ने भी आपकी बात को पकड़कर कुछ पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में ले आए तो हाँ, कामयाब हो गए आप, बिल्कुल कामयाब हो गए। अब जैसे हम पोइट्री की बात कर रहे हैं, हमने उर्दू पोइट्री की बात की, तो एक बहुत बड़ी जो चैलेंज है इसमें, ये उर्दू पोइट्री आपको नेम एंड फेम बहुत जल्दी दिला देती है अगर आप अच्छा काम करते हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो शायर होते हैं वो पब्लिक डिमांड से उसी तरह की शायरी करना शुरू कर देते हैं जो लोगों को पसंद आती है। तो उससे क्या होता है, वो अपनी पोइट्री के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे तो हमेशा जो शौहरत है वो आपके पीछे अपने आप आएगी, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। कामयाब बताओ, बिल्कुल काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद यही कहते थे कि आप अपना जो काम है उस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा, आप खुश हो, आपने खुश हो के शेर लिखा, आपको मजा आया, दुनिया को अपने आप आएगा। गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। हाँ बिल्कुल। आज हमारा एक लोप साइडेड जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में, वो यही है कि आज सबसे पहले हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं कि रिजल्ट क्या है। वेरी ट्रू। अच्छा, एक चीज़ बताएं, बहुत सारे स्टेज शोज करने का मौका मिला आपको, हाँ कई जगह पर आपने परफॉर्मेंस दी है ना, कई और भी आपके काफ़ी शौक है, मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ आपको, और हाँ, अभी मैं तो आप डांस के लिए yes। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब शायरी करने के लिए पहली बार चांस मिला पब्लिक में, ओपन पब्लिक में, जहाँ आपको कोई जानता नहीं था, सामने स्टेज पे, माथे पे कितना पसीना आया? पसीना नहीं था, एक्साइटमेंट बहुत थी। अच्छा। हाँ, वो जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन में आने के बाद ही मेरे सारे पोर्टल्स ओपन हुए, तभी मैंने पोइट्री करनी शुरू की। मुझे याद है फर्स्ट जो मैंने पोएम लिखी थी तब वलवले थी, तो वाकई मेरे अंदर दे वलवले सी, और मैंने वो बिस्ट्रो में वो प्रेजेंट की थी पोएम, और मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं मतलब पढ़े जा रही थी, पसीना नहीं था, एक्साइटमेंट बहुत थी, लेकिन तब हमें पता भी नहीं होता कि हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। वो पोएम भी काफ़ी लंबी थी, तो वो मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत याद है, रिमार्केबल मेरा एक्सपीरियंस था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ, कभी कोई वियर्ड हुआ कि सामने पब्लिक है और आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब बहुत हो गया, मतलब आई एम नॉट गोना डू इट? नहीं, ऐसे नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि उर्दू शायरी जो है, मुझे शुरू से ही एक बहुत एलिटेड क्लास में बैठने उठने का मौका मिला, जो बहुत उम्दा शायरी करते हैं जो लोग। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि एज मैं इंग्लिश टीचर हूँ, तो पंजाबी का भी इम्पैक्ट काफ़ी रहता है इसमें। मुझे इस बात को कहने में मुझे कोई भी झिझक मैं महसूस नहीं कर रही। हाँ, तो जैसे प्रोनाउंसिएशन में कई बार कुछ, क्योंकि मुझे याद है एक दो बार ऐसे हुआ कि एक सामने बहुत बड़े बड़े शायर बैठे हुए हैं, तो उसमें एक दो बार मुझे प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत आई है।
तो लेकिन मैंने उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेके फिर मैंने और भी ज़्यादा अच्छे से सीखा है। तो मैंने उसमें कभी ऐसा नहीं कभी कहा कि ये सामने पब्लिक बैठी और मैं इसको जो है इम्पैक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसी चीज़ शायद मैंने कभी महसूस नहीं की है। बहुत अच्छे। जाते जाते पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? मेरा पब्लिक को यही मैसेज है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। लिव इट फुली, लिव इट जेस्टफुली, लिव इट एंथुजियास्टिकली। जो भी एक्सपीरियंस है, अच्छा है बुरा है, आपकी ग्रोथ के लिए है। जब भी कुछ गलत होता है तो उस टाइम पे बस ये सोचो कि आपके लिए क्या लेसन है, उसको एक लेसन लो। क्योंकि हम पास्ट लाइफ में बड़ा कुछ हम एक्सपीरियंस करके आए हैं, इसमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आने वाली लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। तो अपनी लाइफ को बिंदास होके और अपने जितने आपके अंदर कोई भी टैलेंट है उसको आप एक्सप्लोर करो। जब आप उसको एक्सप्लोर करोगे, चेरिश करोगे, तो आपको अपने जीने का पर्पस मिल जाएगा और आपका एनर्जी लेवल रेज हो जाएगा। आपका एनर्जी लेवल रेज है तो आप अपने लोगों के लिए आसपास एनर्जी क्रिएट करोगे। तो डेफिनेटली योर बीइंग ऑन दिस अर्थ विल बी रियली रियली सक्सेसफुल। बहुत खूब। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और Thank ये एक बार में आने से गुजारा नहीं होगा। थैंक यू सर। बहुत जल्दी हम लोग सेकंड पॉडकास्ट शूट करेंगे और बहुत सारी बातें करनी वाली है, क्योंकि थैंक यू सर। इवन आई वुड लव टू कम हियर। ऑनेस्टली ये ना मेरा स्पेशल वाला एपिसोड रहा आज का, और क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, थैंक यू सर। इवन जैसे आपने बिगनिंग में कहा कि हमें इसमें बड़ा बातें ही करनी है, इट्स नॉट एन इंटरव्यू। तो जैसे हम घर बैठ के बात कर रहे हैं, घर के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम घर के ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं। इट इज लाइक दिस ओनली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे छाया शर्मा जी। कवित्री हैं और गज़ल भी लिखते हैं, HR मैनेजर हैं BCMR स्कूल लुधियाना बेस्ड हैं, और बहुत ही खूबसूरत आत्मा है मैं कहूँगा, क्योंकि हम सब जो हैं वो भगवान के भेजे हुए आत्मा के रूप में हैं, और स्पिरिचुअल लेडी हैं, और बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और बहुत ही अच्छा गाइड भी करते हैं लोगों को। और आप सब लोग तो सबसे ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि आप लोग देखते हो हमारा फुल शो। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, सेव करने के लिए, शेयर करने के लिए, सबके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सब लोगों का। और जुड़े रहिए हम सब लोगों के साथ, और भूलिएगा नहीं, डिस्कशन डायरीज अपना बिगुल यहाँ बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बाय बाय।